हेलो एवरीवन। तो बच्चों, तुम सभी का फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में। और पहला चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र जो हम लोगों ने शुरू किया था, आज उसकी तीसरी क्लास हम लोग शुरू करेंगे। और इस तीसरी क्लास में हम लोग दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये दोनों ही टॉपिक हमारे बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे हिंदी माध्यम से हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 2024 में परीक्षा इनको देनी है, उन सारे बच्चों के लिए ये दो टॉपिक आज के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैसे सिर्फ बोर्ड के परीक्षा के लिए ही नहीं, आगे की परीक्षाओं में जब हम बैठेंगे, चाहे वो IIT-JEE की परीक्षा हो या फिर नीट की परीक्षा हो, वहाँ पर भी आज जो हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग तुमको देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, और जो बातें समझाई जाए, जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाए, उसको ध्यान से समझना है। बहुत आसान भाषा में, बहुत धीमे धीमे लेकर हम लोग चलेंगे, ताकि जिस बच्चे को एकदम चीज़ें क्लियर नहीं है, एकदम ज़ीरो पर भी है, तो उसको भी पूरी बात समझ में आ जाए। यही इस क्लास का, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। समझेंगे क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है और आवेश के क्वांटीकरण का क्या मतलब है। और दूसरी चीज़, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश अगर संरक्षित है तो इस वाक्य का तात्पर्य क्या है, इसका क्या मतलब होता है। ये दो बातें हम लोग आज अपने इस तीसरी कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करना तुमको क्या है, नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। जहाँ पर मैं कहूँगा वहाँ पर वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश की खोज कैसे हुई, एक ह्यूमन को आवेश का पता कैसे चला, उसके गुणों का पता कैसे चला, और ये बातें कहाँ से शुरू हुई, कितने पहले देखा गया, किसने देखा, कहाँ पे देखा, और कैसे धीमे धीमे आवेश के गुणों के बारे में हम बहुत कुछ जानते गए, और आज काफ़ी कुछ हम लोग जानते हैं। तो ये पूरी बातें हम लोग दूसरी कक्षा में कर चुके हैं। आज तीसरी कक्षा है। जो बच्चे दूसरी कक्षा नहीं देखे हैं वो जाएं, वीडियो में चैनल में वीडियो रखी हुई है, उसको देखें और सीखें वहाँ पर क्या सिखाया गया है। ठीक है, अब आवेश के बारे में जानने के बाद हमें आवेश के गुणों के बारे में जानना होता है। और आवेश के गुणों में से एक बहुत खास गुण है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको अंग्रेज़ी भाषा में कहते हैं। अगर अंग्रेज़ी भाषा में लिख दूँ तो इसे कहते हैं बच्चा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ताकि अगर कभी हमें अंग्रेज़ी की आवश्यकता पड़े तो हम वहाँ भी हमारा अच्छा सा कॉन्सेप्ट रहे। ठीक है, अब ये होता क्या, उसकी बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, आवेश जो आता है, आवेश जो हम देखते हैं, वह आवेश कुछ भी और कितना भी नहीं हो सकता। इसकी जो वैल्यू होती है, इस आवेश का जो मान होता है, एक निश्चित मात्रा में ही ये बढ़ता घटता है। या कह सकते हो कि इस आवेश की जो वैल्यू है, इस वस्तु पर जो आवेश है, वो उसका जो मान है एक निश्चित मात्रा के गुणज में होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर जो भी आवेश है, उस आवेश को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, Q बराबर NE, जहाँ N की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पूर्णांक में होगी, पूर्ण गुणज में होगी। और यहाँ E है, E को हम लोग बोलते हैं E, वही जो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पे आवेश होता है, दैट इज़ 1.602192 × 10⁻⁻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 
तो इसी सिद्धांत को हम कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसको और तुमको डिटेल में समझो। इसका मतलब कहने का ये है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा इस ई मतलब जो मूल आवेश प्रकृति में उनको मिलता है। प्रकृति मूल आवेश क्या मिलता है? जो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पे आवेश है, इसी को हम कहते हैं मूल आवेश। ठीक है, अब इसका मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। प्रोटॉन के लिए इसको हम लोग प्लस लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लेते हैं? माइनस। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से आवेश उत्पन्न हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आवेश का मान यहाँ उत्पन्न होगा वो हमेशा इस मान के पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। जैसे अगर किसी वस्तु पर आवेश में कहूँ तो ये आवेश प्लस माइनस ई या प्लस माइनस 2e या प्लस माइनस 3e या प्लस माइनस 4e इस प्रकार से ही उपलब्ध होगा। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 2/5e आवेश आ गया या 2/7e आवेश आ गया या 3/5e आवेश आ गया। हमेशा e के पूर्ण गुणज 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस रूप में ही देखने को मिलता है। उसके भिन्नात्मक मान हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा कहना है इस नियम का। इसी बहुत ही प्रकृति के बहुत ही आधारभूत नियम को हम कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, कि किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो उसमें क्वांटम प्रकृति होती है। क्वांटम प्रकृति का मतलब कुछ कण प्रकृति भी कह सकते हो, E, 2e, 3e एंड सो ऑन। तो अच्छा, इसको अगर और तुमको बेहतर तरीके से समझना हो तो क्वांटीकरण का उल्टा जो होता है वो होता है सतत, कॉन्टिन्यूअस। जैसे अब इसका मतलब समझना, ये E एक वैल्यू है। जिन बच्चों को अभी भी क्वांटीकरण का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एक और तरीके से समझा रहा हूँ। ये E एक आवेश की वैल्यू है किसी वस्तु पर, और 2e ये दूसरी आवेश की वैल्यू है। अब यहाँ से ये 1e लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आवेश के अगर हम लोग गणितीय रूप से बात करें तो आवेश के कितने मान संभव हो सकते हैं? कहोगे सर 1 से लेकर 2 तक तो कुछ भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या तो अनंत हो सकती है। ऐसे 1.1, 1.3, 1.4 कुछ भी संख्या हो सकती है। तो 1 से 2 तक आने में ऐसी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो अगर 1 से 2 तक आने में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं के रूप में अगर आवेश उपलब्ध है तो हम कहेंगे मालूम है क्या? आवेश सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। 1 से लेकर 2 तक के रूप में जितने भी मान हो सकते हैं, अनंत मान होंगे वास्तविक संख्या अगर बात करोगे 1 से 2 के बीच में, 1.1, 1.22, 1.23, कितने मान सोचोगे? सोच लो। अगर वो सारे मान के आवेश तुमको मिल रहे हैं तो तुम कहोगे कि आवेश सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ के भी सारा आवेश हमको मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें 1 के बाद अगला आवेश 2 ही मिलता है, बीच के आवेश उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर उपलब्ध है तो वो सतत है, कॉन्टिन्यूअस। और अगर ऐसा नहीं है, 1e के बाद अगला जो आवेश है वो 2e है, 2e के बाद अगला जो आवेश हो सकता है वो 3e होगा। इसके बीच में कोई भी आवेश का मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये क्वांटीकरण का असल मतलब होता है। अगला आवेश जो हमारे पास उपलब्ध होगा वो कितना होगा पता है? इसका 4 गुना। अगला आवेश उपलब्ध होगा क्या पता है? इसका 5 गुना। इसी क्रम में चलता जाएगा। लेकिन अब 2 से 3 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, 2.2, 2.5, 2.6, लेकिन 2.6 गुना ई का आवेश उपलब्ध नहीं होता है। अगर यहाँ से यहाँ के बीच जितने मान हो सकते हैं सभी मान में आवेश उपलब्ध है, तब कहोगे तुम आवेश कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ऐसा नहीं है। आवेश जो है वो सतत नहीं है। हमें या तो ये मिलेगा
या तो ये मिलेगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये। इनके बीच में कोई भी वैल्यूज़ हमको नहीं मिल सकती है। तो इसी नियम को कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। और लिखते हैं फॉर्मूला क्या, Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। 1 2 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 4.5 नहीं होगा, 5.25 नहीं होगा, 6.7 नहीं होगा, 2.3 नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो होगा बस इसी शक्ल में होगा। तो इसी बहुत बेसिक से नियम को कहते हैं बच्चा लोग आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब कुछ और अगर तुमको बेसिक बातें मैं बताऊँ इस नियम के बारे में, जो कि बहुत आधारभूत नियम है, प्रकृति के कुछ बहुत कह सकते हो कि मूल नियमों में से एक नियम है ये। जैसे एक बात और सोचो कि अच्छा एक चीज़ मैं तुमको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये क्वांटीकरण का सिद्धांत हमको पता कैसे चला, कहाँ इसको देखा गया। तो 2 चीज़ों का जिक्र करना यहाँ आवश्यक है। एक फैराडे के विद्युत अपघटन, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। फैराडे के विद्युत अपघटन का एक नियम होता है। उस फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में आवेश का जो प्रकृति है उसमें क्वांटीकरण का गुण है, ये हमको साफ देखने को मिलता है कि आवेश की जो मात्रा हमको उपलब्ध होती है वो खास किस्म के जो आवेश हैं उसके गुणांक में ही उपलब्ध होती है, पूर्ण गुणांक में उपलब्ध होती है, दशमलव नहीं, पूर्ण गुणांक में, E 2E 3 4E एंड सो ऑन। मतलब ये जो मूल आवेश है ना, इसी का डबल ट्रिपल करते चलो, बस वही अब उपलब्ध आवेश है और नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। सतत नहीं है तो ही वो क्वांटाइज्ड है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में आवेश के क्वांटीकरण के आवेश में क्वांटीकरण का गुण होना एकदम साफ दिखाई दिया। और एक और नाम मैं लिखूंगा यहाँ पर मिलिकन का प्रयोग। एक मिलिकन का प्रयोग भी है जिसके बारे में हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलिकन के प्रयोग में भी किसी वस्तु पर जो आवेश की उपलब्ध मात्रा होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ये हमको पता चला। तो ये 2 जो नियम हैं, एक फैराडे के नियम और एक मिलिकन का प्रयोग, इन दोनों नियमों में आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होने का हमको एकदम सबूत प्रूफ मिलता है कि हाँ ये इसमें क्वांटीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसी बहुत फंडामेंटल नियम को कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। इस चीज़ को तुमको अगर हम एक और तरीके से समझाऊं, जैसे मान लो एक वस्तु है, हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो आवेश नाम के 2 कण हैं वो 2 ही कण हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन। इन्हीं दोनों कणों के वजह से, किसी की कमी से, किसी की अधिकता से आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि हमने इस पर N1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास N2 प्रोटॉन है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है इस वस्तु पर। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है बच्चा, -e, और एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, +e। अगर मैं टोटल आवेश निकालूं इस वस्तु पर जिस पर N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, अगर इसका टोटल आवेश मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एक प्रोटॉन का आवेश गुणे प्रोटॉनों की संख्या। अब इसमें से अगर मैं E कॉमन ले लूं तो -N1 + N2 बचेगा, या Q इज इक्वल टू N2 - N1 × E बचेगा। अब जरा मुझको ये बताओ,
N2 माइनस N1 जो मैं करूँगा, क्या वैल्यू दशमलव में आ सकती है क्या? N2 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, N2 प्रोटॉन की संख्या है। संख्या जब भी होगी प्रोटॉन की 1 2 3 4 ऐसे होगी, डेसिमल तो होगा नहीं। उसी प्रकार N1 भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूर्ण गुणज में होगी, डेसिमल में तो होगी नहीं। तो ये दोनों हमेशा पूर्ण गुणज में होगा, 7 9 12 15 16 कुछ भी। तो इनमें से इसको माइनस करूँगा तब भी तो पूर्ण गुणज ही आएगा। तो Q बराबर Ne हमेशा तो होना ही होना है। अगर मैं इस चीज़ को इस तरह समझाऊँ तो भी समझ सकते हो कि आखिर क्यों किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का या प्रोटॉन के आवेश का जो परिमाण होता है, दोनों में से किसी बोल सकते हो, दोनों का परिमाण सेम होता है, इस आवेश के गुणज में ही क्यों मिलता है? क्योंकि हम यहाँ समझ सकते हैं कि N1 इलेक्ट्रॉन है प्लस N2 प्रोटॉन है, तो दोनों का जो आवेश हम जोड़ेंगे तो हमेशा पूर्ण गुणज ही हमको मिलेगा। ये वैल्यू कभी डेसिमल में, फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं आ सकती, हमेशा इसकी एक कंप्लीट वैल्यू होगी। यहीं से क्वांटीकरण का सिद्धांत हमें निकल कर के आता है। तो इस नियम को बोलते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ तुमको और बता दूं मैं। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत बहुत छोटे स्तर पर ही कह सकते हो कि अपना महत्व रखता है। जैसे मैं कहूँ ये दो वस्तु है ए और बी, हमने 1 कूलम आवेश ए से बी में दिया, 1 कूलम नेगेटिव आवेश या पॉजिटिव जो भी कह सकते हो। तो 1 कूलम अगर मैं आवेश दूं तो तुमको बताऊं कि एक जो कूलम होता है आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। अगर मैं कूलम में 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालूं तो लगभग 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जब लगभग 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब मान सकते हो कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। तो अगर मान लो मैं ये कहूँ कि ए से बी के बीच में 1 कूलम आवेश का हमको कह सकते हो कि ट्रांसफ़र करना है, ए से बी करना है या बी से ए में करना है, कहीं भी करना है, लेकिन 1 कूलम आवेश का ट्रांसफ़र करना है। और 1 कूलम आवेश में 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, 10 के घाते 18 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 10 के घाते 18 जब फ्लो करेगा तो ये तुमको एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा, होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही, एक एक इलेक्ट्रॉन के जाने से ही आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन 10 के घाते 18 इतनी बड़ी संख्या है कि जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो तुमको नज़र नहीं आएंगे। यानी कि आवेश की जो क्वांटीकरण की प्रकृति है वो कम दिखाई पड़ेगी और लगेगा कि आवेश कैसे जा रहा है, सतत रूप से जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस बस जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। जो एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश का जाना है वो नज़र ही नहीं आएगा। तो जब आवेश की मात्रा बहुत बड़ी होती है ना, 1 कूलम 2 कूलम 100 कूलम, तो आवेश में जो क्वांटीकरण का गुण है वो स्पष्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्वांटीकरण गुण होता ही नहीं है, वो तो हमेशा रहेगा, नज़र नहीं आएगा, तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा कि ये जो आवेश है वो कण के रूप में जा रहा है, लगेगा कि एक समान रूप से सतत रूप से आवेश का प्रवाह हो रहा है। इसको और तुमको समझना है डिटेल में तो मैं तुमको बताता हूँ एक तरीके से। और जैसे मान लो किसी पाइप से पानी का प्रवाह हो रहा है, किसी पाइप से पानी बह रहा है, ध्यान से बात समझना। अब पानी किसी पाइप से जब बहता है, फ्लो से निकलता है, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? इमेजिन जो तुमको दिखाई पड़ता है वही सतत है। क्या लगता है कि पानी टुकड़ों में आ रहा है? सोच के बताना। जब किसी पाइप से तुम पानी को निकलता देखते हो तो क्या ऐसा लगता है कि पानी टुकड़ों में आ रहा है? नहीं, लगता है कि कॉन्टिन्यूअस पानी का फ्लो हो रहा है, सतत रूप से हो रहा है। मगर नहीं,
हमें लग रहा है कि पानी का फ्लो सतत रूप से है, लेकिन एक्चुअल में जो ये पानी का फ्लो हो रहा है वो H2O अणुओं के रूप में हो रहा है। ये H2O अणु हैं जिनके बाहर निकलने पर पानी का फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या ये H2O पानी के अणु हमको पाइप से निकलते दिखाई पड़ते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस निकलने वाले पानी में असंख्य मात्रा में H2O के अणु हैं। तो है तो वो पार्टिकल, एक अणु, दो अणु, तीन अणु इसी रूप में निकल रहा है, लेकिन हमको एक सतत रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही यहीं पर भी होता है। ट्रांसफ़र तो एक एक इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन इतने ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं कि जो एक एक इलेक्ट्रॉन का जाना तुमको नज़र ही नहीं आएगा। लगेगा कि एक समान रूप से आवेश का प्रवाह हो रहा है। जैसे कि तुमको पानी का एग्जांपल दिया मैंने, भाई फ्लो तो H2O का हो रहा है, फ्लो तो H2O मॉलिक्यूल का हो रहा है, मगर तुम देख पाए क्या? H2O मॉलिक्यूल एक एक कर जाएगा ना, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, ऐसे ही तो पानी जाएगा। कहीं भी जाएगा तो तुम पियोगे या तुम किसी और जगह यूज़ करोगे, कुछ भी यूज़ करो, पानी है तो H2O मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल। एक एक मॉलिक्यूल, दो दो मॉलिक्यूल, तीन तीन मॉलिक्यूल मिलकर ही तो पानी बनाते हैं। तो है तो वहाँ भी पार्टिकल ही, मगर नज़र नहीं आते। एक गिलास तुमने पानी लिया, उसमें H2O के मॉलिक्यूल हैं और पूरा पानी तुमको मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल के रूप में दिखाई नहीं पड़ता। तुमको तो एक गिलास पूरा एकदम पानी से भरा हुआ है, एकदम सतत रूप से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है, इन अणुओं का आकार बहुत कम है हमारे सापेक्ष, हम उनको देख नहीं पाते। कुछ एग्जाम्पल यहीं पर भी होता है। तो तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चा कि क्वांटीकरण का सिद्धांत बड़े स्तर पर महत्व नहीं रखता है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इवन अगर मैं कहूँ कि एक माइक्रो कूलॉम आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो एक माइक्रो कूलॉम में भी लगभग 10 के घाते 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 10 के घाते 13 इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो क्या? क्या एक एक करके देख पाओगे क्या? नहीं। लगेगा कि प्रवाह कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो जो कण वाली प्रकृति है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, वो नज़र ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जब आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो क्वांटीकरण का जो गुण है आवेशों में वो स्पष्ट नज़र नहीं आ सकता कभी। हाँ, लेकिन अगर आवेश की मात्रा बहुत कम है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, 50 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ तुमको एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दो गया, फिर तीन गया, एंड सो ऑन गया। तो छोटे स्तर पर जब आवेश का मान बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, 1000 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का तुमको जाना नज़र आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा आवेश होगा तो फिर क्वांटिटी का नज़र नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, इस लेवल को हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में मैक्रोस्कोपिक लेवल। कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी बड़े स्तर पे जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो उतना स्पष्ट नहीं होता। छोटे स्तर पर हो, आवेश का मान बहुत कम है, तो तुमको एक क्वांटीकरण का गुण नज़र अच्छे से आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल तुमको और अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, मैं कुछ यहाँ पर पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ, डॉट के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, और पॉइंट के रूप में और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत नज़दीक में पॉइंट ड्रॉ करो, तो जब तुम बहुत दूर से इसको देखोगे तो तुमको पॉइंट नज़र नहीं आएगा, एक स्पष्ट रेखा नज़र आएगी कि यहाँ एक सतत रेखा है। लेकिन नज़दीक जाके देखा तो रेखा थी नहीं, वो तो पॉइंट था, दूर से देखने में लाइन दिखाई दे रहा था। एग्जैक्टली यही यहाँ पे होता है। इतने छोटे ये क्वांट होते हैं
क्यों नज़र नहीं आते, और इनका फ्लो ऐसा होगा कि हमेशा तुमको लगेगा कि ये सतत रूप से आवेश का प्रवाह है। तो छोटे स्तर पर आके देखोगे जब नज़दीक से, तो बिंदु 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 दिखाई पड़ेगा कि हाँ यार ये पॉइंट है, पॉइंट मिला है तो रेखा बनी है। लेकिन दूर से देखोगे लगेगा कि ये तो सतत रेखा है एक ठो। यही फ़र्क यहाँ पर भी तुमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों क्वांटीकरण का नियम, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। मेरे ख्याल से पूरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि क्वांटीकरण हमको कहना क्या चाहता है कि आवेश की मात्रा किसी भी वस्तु पर हमेशा इस आवेश के मल्टीपल में होगी, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि पूर्ण गुणज में होगी, उसके दशमलव वाले हिस्से में नहीं हो सकते। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का नियम। आराम से इस पूरी चीज़ को देख लो, जहाँ तुम्हारा जो मन में इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को समझते हैं, वो क्या कहता है। ठीक है, जल्दी। तो बच्चों जैसा हमने कहा था कि आज की इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक आवेश के क्वांटीकरण का नियम क्या होता है और दूसरा आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है। ये दोनों अलग से एक टॉपिक है जिसको हम लोग अलग से ही कंप्लीट करेंगे। हम लोग एक्चुअली क्या है कि कुछ ऐसे ये सब टॉपिक हैं जिनको मैं किसी अन्य टॉपिक में मिलाना नहीं चाह रहा हूँ, ये अलग अलग ही पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, ताकि फिर एक अलग से कॉन्सेप्ट इनका तैयार रहे कि क्वांटीकरण पढ़ा था तो क्या था, संरक्षण का नियम सर ने पढ़ाया था तो क्या था। तो आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है इसको तो देख लो। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग पढ़े थे दूसरी कक्षा में, इसके पहले की कक्षा में, कि जब हम लोग किसी कांच की छड़ को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। अच्छा, रगड़ने के पहले न इस कांच की छड़ पर कोई आवेश है, न इस सिल्क के कपड़े पर कोई आवेश है, दोनों उदासीन है, न्यूट्रल है, कुल आवेश जीरो है। हमने दोनों को रगड़ा, रगड़ने पर इस पर प्लस आवेश आया, कितना भी, इस पर माइनस आवेश आया। हमने कहा था कि ऐसी स्थिति में जो आवेश उत्पन्न होगा दोनों पर, उसमें हमेशा दो चीज़ होगी। पहली चीज़, उनकी प्रकृति हमेशा विपरीत होगी, एक पर प्लस दूसरे माइनस, हमेशा कन्फर्म है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और मात्रा भी समान होगी, अगर इस पर प्लस 10 कूलम आएगा तो वहाँ माइनस 10 कूलम आएगा, यहाँ 25 कूलम तो वहाँ माइनस 25 कूलम, ताकि कभी भी अगर जोड़ोगे तो जो टोटल आवेश है, जो नेट आवेश है, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनको रगड़ने के पहले आवेश, जो टोटल आवेश था उसका मान भी जीरो था। तो रगड़ने के बाद इस पर आवेश कहीं से पैदा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आवेश कहीं से पैदा नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से उत्पन्न हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जब कांच की छड़ से सिल्क में हुआ तो कांच की छड़ पर धनावेश और सिल्क पर ऋणावेश आ गया। इस प्रक्रिया में कोई भी आवेश नया उत्पन्न नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन नए उत्पन्न नहीं हुआ, बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। टोटल आवेश कभी भी चेक करोगे ऐसी स्थिति में, अगर शुरू में आवेश जीरो था रगड़ने के पहले, तो कभी भी चेक करोगे रगड़ने के बाद टोटल आवेश जीरो ही मिलेगा, जितना इस पर प्लस होगा उतना से माइनस होगा। ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा हर जगह देखने को मिला। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आवेश की जो मात्रा, किसी एक निकाय में जो आवेश की टोटल मात्रा होती है, अब उस निकाय में 2 चीज़ें हों या 10 चीज़ें हों, उनका जो टोटल आवेशों का योगफल है वो कभी बदलेगा नहीं। इनके बीच आवेश का लेन देन हो सकता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से छठे में, छठे से 10वें में, ये हो सकता है। लेकिन जब 10 के 10 का टोटल आवेश जोड़ोगे तो हमेशा वही पाओगे। तो आवेश के संरक्षण का नियम बहुत सिंपल है कि किसी निकाय का जो टोटल आवेश होता है वो हमेशा नियत रहता है। उस निकाय के अंदर जितने भी कण होंगे वो आपस में लेन देन करते रहेंगे, लेकिन जो टोटल निकाय का आवेश है वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, इसी नियम को कहते हैं हम लोग आवेश के संरक्षण का नियम। इंग्लिश में कहते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का कंजर्व होना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
अंग्रेजी भाषा में इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आवेश का संरक्षण का नियम, कि चार्ज संरक्षित है, आवेश कंजर्व्ड है, तो उसका मतलब यही होता है ना। आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं, प्लस की उत्पन्न थोड़ी किया है, वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया इसलिए धन आवेश आ गया। यहाँ नेगेटिव आवेश हमने उत्पन्न थोड़ी किया है, वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गया इसलिए उत्पन्न हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बदली है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़े भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रक्रिया में निकाय का संपूर्ण आवेश जो होता है वो हमेशा नियत होता है। टोटल आवेश को हम लोग कभी बदल नहीं सकते। हाँ, आवेशित कण को हम लोग बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, तो यहाँ पर आवेशित कण तो उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति में ऐसा होता है कि आवेशित कण उत्पन्न हो सकते हैं या वो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो उनमें जो टोटल आवेश है वो नहीं बदलेगा। यहाँ पर आवेश 0 था, यहाँ पर भी आवेश क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आवेशित कण उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन जो टोटल आवेश है उसको हम नहीं घटा बढ़ा सकते, वो हमेशा नियत रहेगा। इसी कहते हैं हम लोग आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, जो कि प्रकृति का बहुत ही बेसिक सा नियम है। ठीक है, तो ये 2 नियम थे जो हमको अच्छे से पता होने चाहिए आवेशों के बारे में, आवेश के क्वांटीकरण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं, और जो केबीपी चैप्टर का स्टार्टिंग है तो बहुत हम लोग धीमे धीमे चलेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते समझते हुए चलेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। इन टॉपिक्स में, इन कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कोई अगर बात समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में अगर बताओगे तो हम लोग उस पर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो उसको ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डाउट को। यही पढ़ने का हमारा सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।